बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेशनल प्रेस क्लब और नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद मीडिया के अपने तमाम ख़वातीन और हज़रात का मशकूर हूँ जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम इस्लामाबाद में पाकिस्तान के उस शहर में अपनी आवाज़ उठाए या अपनी आवाज़ पहुँचाए जो शहर शायद पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान समेत उन सब लोगों की आवाज़ इस्लामाबाद के इस शहर जिधर मैं दोहराऊंगा जहाँ हमें लग रहा है कि इस शहर को पाकिस्तान के दूर दराज की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही या उस पे चुप है या नजरियाती तौर पे, फिक्री तौर पे हम और आप इस्लामाबाद में पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान के वो मखसूस शिकायत पाकिस्तान को ना पहुंचाते हैं और ना पाकिस्तान में इस शहर में वो आवाज़ें गूंजने देते हैं। अवामी नेशनल पार्टी की एक कोशिश है आज कि वो आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुंचाए। बुनियादी तौर पे पूरा मुल्क इस बात पे मुत्तफिक है, हर मकतब फ़िक्र इस बात पे मुत्तफिक है कि जो इंतखाबात पाकिस्तान में अभी हुए हैं, इन जैसे बदतरीन धांधली से भरे हुए इंतखाबात हमारी उम्र में हमने देखे नहीं है और अपने बुजुर्गों से ऐसे सुनने में नहीं आया कि इतने बुरी तरह कौम के मैंडेट के साथ जो मजाक हुआ है इस दफ़ा के इंतखाबात में, उसकी तारीख में कोई और मिसाल नहीं मिलती। और अजीब मंतक ये है कि मीडिया तो लगा हुआ है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की लड़ाई में, जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी उसी लड़ाई में पाकिस्तान के अवाम को डाल दिया है और मीडिया भी बदकिस्मती से उसी लड़ाई तक महदूद रह गई है कि ये इंतखाबात फॉर्म 45 के हैं या फॉर्म 47 के हैं। इससे ऊपर हम सब की आंखों पे पट्टी लगी हुई है जब हम इस्लामाबाद और पाकिस्तान से, ये पंजाब से बाहर देखें तो ये इंतखाबात और इस इंतखाबात की धांधली का आगाज 9 मई को हुआ है। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, 9 मई से इन इंतखाबात के मैनिपुलेशन का आगाज हुआ है। और आप तफरीक देखें तो 9 मई में एक तरफ या एक सूबे में 9 मई के वाकयात के तनाज़ुर में लोगों को सजाएं मिलती हैं। अगर हम पंजाब पे नजर डालें तो 9 मई के वाकयात के बाद पकड़ दकड़ होती है, रोना धोना शुरू होता है
एक एक थप्पड़ की मार पे पार्टियां बदली जाती हैं, नई पार्टियां बनाई जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुख्तनख्वा में 9 मई में मुलविस लोगों को कैंटोनमेंट में मेहमान बनाया जाता है। वो इंतखाबात तक इदारों के मेहमान बन के बैठते हैं और 9 मई में मुलविस लोग पुख्तनख्वा में हुकूमत बनाते हैं। 9 मई में मुलविस पुख्तनख्वा का वज़ीर आला बनता है, जिसके खिलाफ 9 मई के एविडेंस पड़े हुए हैं। हम तब भी बोल रहे थे, हम आज भी बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया को दिखाया जा रहा है कि पुख्तनख्वा बाय डिफॉल्ट पुख्तून को इतने पागल थे कि वो उन्होंने ना काम देखा, ना 10 साल की हुकूमत की कारकर्दगी देखी, और वो कोई इनकलाब में इमरान नियाजी के प्यार में कोई इतने पागल हो गए थे कि वो तीसरी दफा मैंडेट देते। और ये भी आप देखिए तसलसल है। आज तो चीख रहे हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का, रोना रो रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी उस वक्त ये रोना रो रही थी जब 2013 में इलेक्शन मैनिपुलेट करके दहशतगर्दों की बुनियाद पे, दहशतगर्दों की सपोर्ट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुख्तनख्वा में हुकूमत दी गई थी और कोई 40 लगभग सीटें दी गई थी। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जब एजाद हुआ तो 2018 में हम ये रोना रो रहे थे कि जब फैजियाबी के चक्कर में पूरा मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिया गया और पुख्तनख्वा में एक दफा फिर जबरदस्ती उन लोगों को 2/3 अक्सरियत दी गई। अब ये तीसरी दफा है और वो मैनिपुलेशन एक कदम और आगे बढ़ गई। बदकिस्मती से इदारों का पूरे मुल्क के लिए जो भी प्लान था, पुख्तनख्वा के लिए ये प्लान था कि पुख्तनख्वा पे इन्हीं लोगों को मुसल्लत करना है, और इस दफा 3/4 मेजॉरिटी से भी ज्यादा उनको मुसल्लत किया गया है। इदारे चीख रहे कि पुख्तनख्वा में खुली धांधली हुई है। ये कैमरे वाले अगर प्लीज मेरे पार्टी के वर्कर्स प्लीज कैमरे रख के पीछे बैठ जाए। कैमरे पार्टी के वर्कर्स प्लीज बैठ जाए, मीडिया वालों को काम करने दें। कोई जिम्मेवार बंदा पीछे प्लीज पार्टी के वर्कर्स को बैठे। हमने क्यों आंखें बंद की हुई है? यहां पे लोग जाली फॉर्म 45 निकाल के घूम रहे हैं और पूरे मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं। जहां पे पुख्तनख्वा में इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि 70 से 75% इलेक्शन में धांधली हुई है, उस पर कोई नजर नहीं रख रहा। उसको उल्टा जुनून कहा जाता है, उसको प्यार कहा जाता है। तो ये कैसा जुनून है जो कराची में एमक्यूएम को नहीं खा पाया, बल्कि एमक्यूएम जो है आपके सामने है? ये कैसा जुनून है जो सिंध में नहीं है? ये कैसा जुनून है जो बलूचिस्तान में नहीं है? ये कैसा जुनून है जो पंजाब में खत्म है, लेकिन ये जुनून पुख्तनख्वा में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? हकाइक इससे अलग है। ये इलेक्शन तो नाम ही नहीं ले सकते। सिलेक्शन भी बुरा लगेगा, बल्कि ये बिल्कुल हमारी एस्टैब्लिशमेंट का एक बिजनेस मॉडल लग रहा है। अभी इन इलेक्शन को कराने में पाकिस्तान के खजाने से अरबों रुपए लगे हैं और इन इलेक्शन की तकमील तक क्यों लोग अभी तक चुप है? और लोगों से मेरा मुराद जो जिम्मेवार लोग हैं। आज हाफिज साहब क्यों चुप है?
उन इलेक्शंस पे चुप है जिन इलेक्शंस में हाफिज साहब और उनके इदारों के नाक के नीचे आरओस के थ्रू, आरओस के जरिए अरबों रुपए कमाए गए हैं। हाफिज साहब क्यों चुप है? जुबान सदेआम है, पार्लियामान की कुर्सियों की बोलियां लगी, पैसे इकट्ठे हुए, अरबों रुपए इकट्ठे हुए। और अगर ये बात मैं कर रहा हूं तो मैं सिर्फ पुख्तनख्वा की बात नहीं कर रहा। बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में और बाकायदा इस तरह के मिसाल सामने आए हैं कि एक एक हलके पे 2-2, 3-3, 4-4 उम्मीदवारों से पैसे लिए गए हैं। जिसने ज्यादा पैसे दिए वो जीता है, जो बाकी 3-2-1 है वो रो रहे हैं। अभी वो सीट भी गए और पैसे भी गए। पैसे इतने पसंद आए तो पैसों का मजा इतना आता है उनको। पेशावर में एक हलके पे एक उम्मीदवार के 2000 वोट को कुछ करोड़ रुपए के एवज 22,000 बना के उसको जिता दिया जाता है। एक मेंबर के 38,000 के आगे एक लिख के 38,000 से उसको 1,38,000 करके उसको जिता दिया जाता है। और फिर पैसा तो इतना मजेदार चीज है कि इन बेवकूफों को इतना भी नहीं पता चला। और हयाताबाद से एक अफगान शहरी जिसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, वो आज पार्लियामान में मेंबर है और मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में एक आईन है और उस आईन के तहत हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब जिंदगी गुजार रहे हैं और वो आईन है जो हमारे बीच एक बॉन्ड है। अदरवाइज मैं वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान एक कौम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमियों का मजमुआ एक मुल्क है। इसमें पुख्तून है, इसमें बलोच है, इसमें सिंधी है, इसमें पंजाबी है, इसमें सराइकी है, इसमें हज़ारा है, इसमें कश्मीरी है, इसमें गिलगिती है, इसमें और कौमियतें होंगी। इन सब कौमियतों पे बना हुआ एक मुल्क है जिस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। और याद रहे कि जब ये पाकिस्तान आधा रह गया था तो आधे बचे पाकिस्तान को यकजह करने के लिए तारीख से आंख नहीं हिला जा सकती। 73 का आईन बना ताकि पाकिस्तान एक रहे। 73 का आईन बना ताकि सब कौमियतों को, सब कौमों को एक इत्तेफाक पे, एक पाकिस्तान के एक तरीके सिस्टम पे मुतफिक होके इस मुल्क को हम चलाएं। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि यहां पे आईन को सबोटाज करने वाला हर डिक्टेटर जो है वो आईन शिकन है। और जो आईन कहता है, आईन तोड़ने के वाले के खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए,
मैं बतौर जमहूरियत के तालिब इल्म ये सेकंड करता हूं कि हाँ, हर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये जो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये जो ड्रामाई अंदाज में इदारों के अंदर बैठे हुए लोग आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बंदा होगा, आम चोर होगा, या कोई गड़ी चोर होगा, या कोई तोशाखाना का चोर होगा। बाबा, ये इदारों वालों ने तो जो किया है, ये तो कामी चोर हैं। पाकिस्तान के आइन ने जिस जिसको वोट का इख्तियार दिया है, जिस जिसके पास वोट का इख्तियार है, उस पे डाका डाला गया है। ये सब पूरे कौम के चोर हैं। और मेरे ख्याल में मैं जनाब काजी फाइज ईज़ा साहब से आज ये आवाज़ पहुंचा, क्योंकि मेरा ये एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तकरीबन 3 हमने पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ अजलाओं में एहतजाज रिकॉर्ड किए, लेकिन हमारा गिला है, हमारा जहां पे बॉक्सेस नहीं होते मीडिया चैनल्स हमें नहीं दिखाते। कराची में मुर्गी मरती है, हेडलाइंस होंगे। पुख्तनख्वा के पूरे हक पे डाका डाला जाता है, टिकर मुश्किल से मिलेंगे। ये हमारे इस मुल्क में हमारे ये गिले हैं। इसीलिए आज मैं इस्लामाबाद आके अपनी पूरी पार्टी, अपने बुजुर्गों के साथ गाजी साहब से ये डिमांड करूंगा कि ये जो ड्रामा हुआ है, इलेक्शनिंग ड्रामा हुआ है, जिस ड्रामे के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट के तो रोजगार थे, कारोबार थे, फौजी कॉन्फ्लिक्ट्स, अस्करी सीमेंट, कुछ और चीजें, कोई च्युइंगम टॉफी भी बनाते हैं। अभी नया रोजगार उनको मिल गया जी, अस्करी पार्लियामान, अस्करी हुकूमतें। और आप यकीन करें, अगर मैं पुख्तनख्वा की बात करूं, वहां से 115 जनरल मेंबर इलेक्ट होते हैं। आप 115 के साथ 8 करोड़ लगाए, जरब दे, पुख्तनख्वा में से सिर्फ रियासत वालों ने इतना पैसा उठाया है, सिर्फ पुख्तनख्वा में से। बेहतरीन रोजगार है, इससे अच्छा रोजगार और क्या हो सकता है। तो लिहाजा अब रोजगारों में 147वां और 48वां रोजगार आ गया, अस्करी पार्लियामेंट और अस्करी हुकूमतें। वो तो है, बहुत पुराना रोजगार है, बहुत बुनियादी रोजगार है। मलक रियाज और DHA का मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है। मैं ये डिमांड करूंगा कि अव्वल तो काजी साहब एक जुडिशल कमीशन बनाए और खुद उसको हेड करें। अगर वो समझते हैं या अगर वो पूरे मुल्क को ये इशारा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया आजाद है, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में हर इदारा मफलूज है, हर इदारा गुलाम है, और एक इदारा है जो सब पे हुक्मरानी कर रहा है और बाकी सब इदारे उस इदारे के गुलामी कर रहे हैं। लेकिन अगर काजी साहब समझते हैं कि मेरी बात गलत है, तो काजी साहब एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाए, खुद उसको हेड करे। और इन इलेक्शंस में जो हुआ है उसमें हमें पता है ये भाई जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी तो दिखा भी रहे कि चलो भाई कर भी लिया, दिन में कर रहे, जिसमें हिम्मत है कोई कुछ करके दिखा दे, कोई कुछ नहीं, वो दिखा रहे हैं हमें। लेकिन कम से कम कौम के सामने तो पेश करे कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये जो हर वोट पे उस दिन प्रैक्टिस होते हैं और हर बंदा पाकिस्तान का जाके थंब इंप्रेशन वोट के पर्ची पे देता है, वो इसीलिए होता है कि उसकी सुबह नादरा से शनाख्त हो सके। हम ये डिमांड करते हैं, चले कहते हैं पुख्तनख्वा में इनकलाब है, पूरे मुल्क को छोड़े, पुख्तनख्वा के हल्के खोले, सबको पता चल जाएगा कितना इनकलाब है और कितना नहीं है। पुख्तनख्वा के हल्के खोले, थंब इंप्रेशन के बायोमेट्रिक करें। जो क्वेटा के एक हल्के की हालत थी पिछली दफा, पूरे पुख्तनख्वा की होगी। कहीं किसी कर्नेल के पैर का निशान होगा, कहीं किसी खिलाई मखलूक के हाथ का निशान होगा। ये, और अगर ये है तो मैं ये समझता हूं कि जो अफराद, वो जितना बड़ा हो, उसके पास जितने मेडल्स हो,
उसके सर पे जितने सींग हो, उसके पास जितने ताकत हो, सबसे ताकतवर चीज इस पाकिस्तान में आईन है और अवाम है। और जो जो अफराद इस इलेक्शन मैनिपुलेशन में, इस बदतरीन इलेक्शन मैन्युफैक्चरिंग में मुलविस है, उन सब के खिलाफ आईन शिकनी की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि आईन में बहुत वाज़ेह है, जिस इदारे का जो काम है उस इदारे को वो काम करना चाहिए। मैं सियासतदान हूं, मेरे लिए एक इदारा है पार्लियामान, मुझे फख्र होना चाहिए अपने पार्लियामान पे और मुझे फख्र होना चाहिए अपनी जमहूरियत पे। आप मीडिया वाले हैं, आपका एक आईनी किरदार है, आपको फख्र होना चाहिए अपने कैमरे पे, आपको फख्र होना चाहिए अपने माइक पे, आपको फख्र होना चाहिए अपने पेन पे। कोई अदलिया में है, उनको फख्र होना चाहिए अपने गाउन पे। ये तो नहीं कि मुझे अपना काम ही बुरा लगे जब मैं भर्ती दिफा के लिए हुआ हूं और मुझे वो काम ही बुरा लगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। जिसको जिस काम के लिए आईन में लाया गया है उसको वो काम करना हो। और हम तो सादी बात है भाई, फौजी का काम है लड़ाई, उसका ये काम नहीं है। हुक्मरानी का मेवर अवाम है, बादशाह अवाम है, बादशाह जर्नल नहीं है। चौकीदार, जिसको मैं कहता हूं चौकीदार, मतलब पश्तो में चौकीदार बोलते हैं, सॉरी मैंने उर्दू में चौकीदार का काम गेट पे खड़े होकर चौकीदारी करना है, उसको वो बुरा नहीं लगना चाहिए अपने आप। लिहाजा अब वक्त आ गया है। हम तो देख रहे हैं कि हमारे रास्ते रोक रहे हैं, पार्लियामान के रास्ते में बार बार, कभी दहशतगर्दों के थ्रू, कभी आरटीएस बैठा के, कभी फैजियाबी से, कभी स्कोर इक्वल करने में। हमें तो पार्लियामान के रास्ते हमारे बंद है। हमें तो बिल्कुल दिख रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग अवाम की ताकत की बात करेंगे, जो लोग वसाइल के इख्तियार की बात करेंगे, उन पे ये रास्ते बंद है। ठीक है, पार्लियामान के रास्ते हमारे बने, ये आपका गुलाम पार्लियामान है, हमारे रास्ते इस पे बंद है। हम शुक्र अदा करते हैं कि जहां गुलामी की सिलेक्शन हो रही थी, अवामी नेशनल पार्टी उस सिलेक्शन से बाहर थी। हम मानते हैं, लेकिन हमारी सियासत है, उस सियासत से हमें ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोक सकता था। और अवामी नेशनल पार्टी ने दीवार के साथ लग के, ये मैं बार बार वाज़ेह कर दूं, क्योंकि हमें दीवार के साथ लगा लिया। हमारे पास दो रास्ते हैं, हमने जो अपने बड़ों से सीखे। पीछे दीवार है, हम मजीद पीछे नहीं जा सकते। इसके बाद दो रास्ते हैं, या हम पैर पड़ेंगे या हमारा हाथ आपके गिरबान में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो जमहूरियत की है, उन लोगों के वारिस हैं कि सिर्फ एक बादशाह खान बाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 37 से 39 साल कैद गुजारी है, लेकिन किसी के पैर नहीं पड़े। चौथे जनरेशन में 100 साल सियासत हो गई है, मजमूई तौर पे 50 साल से ज्यादा कैद है। इस तहरीक के हजारों की तादाद में शोधा हैं, सीने पे गोलियां खाई हैं, अंग्रेज से लेके, जलियांवाला बाग से लेके अभी आपके बने हुए दहशतगर्दों तक इन सीनों पे गोलियां खाते रहे हैं, लेकिन पैर नहीं पड़े। तो ये बात तो भूल जाए कि हम पैर पड़ेंगे। हाँ, हाथ गिरबान में डाल दिए हैं, कमजोर है, हाथ टूटेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी अवामी नेशनल पार्टी ने ऐलान कर लिया है, ये फैसला कर लिया है, एक तहरीक का आगाज कर चुके हैं हम, जिस तहरीक की बुनियाद एक नुक्ता, वो नुक्ता ये कि जो इदारा पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, जमहूरियत, पार्लियामान और सब चीजों को घुटन में रखा हुआ है, मीडिया को घुटन में रखा हुआ है। आज आप खुली बात करेंगे, आपके भाई गायब होंगे। क्यों असद अली तूर गायब है, क्या वजह है? जमीनी खुदा हम नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही खुदा है और वो खुदा किसी को दिखता नहीं है। जमीनी खुदा कहां से आ गए कि जिसके खिलाफ बात नहीं हो सकती? ये कौन है? आज क्यों मीडिया घुटन में जिंदगी गुजार रही है?
आज क्यों अदलिया एक एक व्हाट्सएप मैसेज पे फैसले कर रही है? क्या ये बात जुबान सदेआम नहीं है कि इस्लामाबाद में बैठा एक कर्नेल पूरा पार्लियामान चलाता है? अब हमने ये फैसला किया है कि अब आईन के अंदर रहते हुए कोई तशद्दुद का रास्ता हम नहीं अपना रहे। अदम तशद्दुद के रास्ते पे चलते हुए हमने इस तहरीक का आगाज कर लिया है कि अब हम इंशाअल्लाह उस दिन अपनी तहरीक को रोकेंगे जिस दिन हम ये ख़ास मखसूस इदारे का बाकी इदारों के अमल में दखल करना बंद ना कर दें। हम अदम तशद्दुद का रास्ता मुफाहमत के साथ नहीं, मुज़ाहमत के साथ इंशाअल्लाह आगे बढ़ाते हुए इस नारे के साथ कि चौकीदार को चौकीदारी करनी होगी मजीद, इस नारे के साथ कि जिनका काम बॉर्डर पे है उनको बॉर्डर जाना होगा, इस नारे के साथ कि बारक वाले मजीद बारक जाएंगे, इस नारे के साथ कि अवाम की ताकत अवाम को देंगे, इस नारे के साथ कि इंशाअल्लाह वसाइलों का इख्तियार अपने अवाम को देंगे। ये जो घुटन की जिंदगी है इससे इंशाअल्लाह हम बाहर आएंगे। हम कब तक बैठेंगे? कभी हम एक की तरफ नजर डालते हैं, कभी हम दूसरे की तरफ नजर डालते हैं कि कौन उठेगा, कौन ऐसी आवाज उठाएगा जिसके साथ हम खड़े होके इस मुल्क में कोशिश करेंगे कि सिविल बालादस्ती लाए। नहीं, हमने इंशाल्लाह ये पहल कर ली है। अवामी नेशनल पार्टी तारीखी तौर पे ये सिविल बालादस्ती की तहरीक लेकर चलेगी। हमारी कुछ मुलाकातें हुई भी है। इंशाल्लाह जो मेरे साथ इस तहरीक में शामिल होगा, ये मेरी तहरीक नहीं है, ये अवामी नेशनल पार्टी की तहरीक नहीं है। मीडिया अगर घुटन महसूस कर रही है, मीडिया को आजादी चाहिए, कलम को आजाद करना है, कैमरे को आजाद करना है, मेरा साथ दे। पुलिस को अगर आजादी चाहिए, पुलिस को अगर अपनी घुटन खत्म करनी है, पुलिस को अगर आईनी तौर पे अपनी आजादी चाहिए, पुलिस वाले मेरा साथ दे। अदलिया और वकला अगर कानून की बालादस्ती चाहते हैं, अगर अदलिया का वकार चाहते हैं, वकला और अदलिया को मैं इन्विटेशन देता हूं, वो आके मेरा हाथ बढ़ाएं और वो इस तहरीक में मेरा साथ दें। जिस मकतबे फिक्र के जमहूरी पसंद लोग हैं, अगर वो जमहूरियत पसंद करते हैं और उनका नजरिया यही है कि ताकत अवाम की है, उन सबको मैं दावत देता हूं कि वो आके मेरे साथ इस तहरीक में हिस्सा ले। मैं अपनी बिजनेसमैन कम्युनिटी को दावत देता हूं। हम अगर वसाइली तौर पे मफलूज है तो हमारे खजाने पे जो लीच हमारे जमहूरियत और पार्लियामान पे लगा हुआ है, जो लीच हमारी मीडिया आज़ादी, अदलिया की आज़ादी या बाकी इंसानी बुनियादी आज़ादी पे लगा हुआ है, वही लीच को अगर हम देखें तो वो लीच तारीख के पाकिस्तान की आज़ादी 47 से लेके आज तक एक जंग नहीं जीता, आधी से ज्यादा जमीन खो गए। कश्मीर हमारी रीढ़ की हड्डी थी, हमारा रेड लाइन था, वो हम खो गए, लेकिन हम हिले तक नहीं। और वसाइली तौर पे वो लीच फिर भी खजाने के ऊपर बैठा हुआ है, खजाने को चूस रहा है, मुल्क कर्जे ले रहा है, कौम टैक्सेस पे टैक्सेस पे कर रहा है, स्कूल नहीं बनते, कॉलेज नहीं बनते, पढ़ाई नहीं है, अस्पताल नहीं है, दिफा है। और दिफा की जो हालत है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक भी बंदा महफूज नहीं है। दिफा की जो हालत है पाकिस्तान में एक भी शहर महफूज नहीं है। दिफा की जो हालत है पाकिस्तान में रोज, मैं नहीं, दिफाई अदारे कहते हैं कि आज बॉर्डर से मुल्क पार इतने बंदे आ गए, आज 400 आ गए, आज 300 आ गए। ये दिफा की जो हालत है तो दिफाई इदारे अपना काम जरा संजीदगी से लें। और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ, मुझे आज भी पता है, बदकिस्मती से इस्लामाबाद में ये बातें आपने सुन ली, लेकिन टीवी आज भी लीच लगा होगा, कोई बंदा बैठा होगा जो एक एक वीडियो देख रहा होगा
और वो बोलेगा कि इसको जाने दो और इसको ना जाने दो। इस लीच को ख़त्म करने में मेरा हाथ बढ़ाएं, अवामी नेशनल पार्टी का हाथ बढ़ाएं। ये जो पूरा कौम, पूरा मुल्क और इस मुल्क के हर कौम मफलूज बन के बैठे हैं, मेरा हाथ बढ़ाएं। इस मुल्क में आप बताएं कौन सा मुल्क है जिसमें लोग गायब हो जाते हैं? जंगल में शायद इस तरह जानवर गायब होते होंगे जिस तरह इस मुल्क में लोग गायब होते हैं। इंसानियत के लिए मेरा साथ दें। पाकिस्तान में ऐसे खानदाने हैं जो 15-20 सालों से खेमों में जिंदगी गुजार रहे हैं। इज्जतदार लोग को घर छोड़ो के आईडीपी बना के कैंप्स में रह रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है? इन सब के लिए मेरा हाथ बढ़ाएं। मैं पाकिस्तान के तमाम मकतब फ़िक्र लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ आगे बढ़े। मेरा एक ही नारा है कि अब फ़ौज को बॉर्डर पे भेजना है। मेरा एक ही नारा है कि आईनी तौर पे फ़ौज को भारत पे भेजना है। मुल्क को इस घुटन से आज़ाद करना है और इंशाअल्लाह सब इसमें मेरा साथ देंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए एक माजरत के साथ, अगर हमें पता होता कि आज आपका इतना बेहतरीन दिन है, आज आपके इंतखाबात के दिन, और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह आपके इंतखाबात अच्छे होते होंगे, इसमें कोई धांधली या इसमें कोई कर्नेल इसमें आप में बैठे हुए हैं। मैं बतौर पार्टी जो आपने अभी बयानिया बनाया है, तो ये बयानिया बहुत लेट आपने नहीं बनाया। और दूसरा, ये बयानिया नाए वही वाले लोग जो है वो तो पहले से बना चुके थे और उन्होंने जवाब भी दिया था। तो क्या अवाम में अब आप लोगों की यही बयानिया आगे चल? मंग साहब थैंक यू। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को हमारे साथ ना जोड़ें। देखिए वो मॉब है, उनकी सोच नहीं है, उनकी अकल नहीं है, उनकी तारीख नहीं है, उनका हाल नहीं है, उनका मुस्तकबिल नहीं है। ये बात मेरी याद रखिएगा। वो पूरा प्रेशर डाल रहे हैं इसलिए कि जो बंदा जेल में बैठा है, जो चोरी में कैद है, जो और चीज़ों में कैद है, उसको बाहर निकाल के उसको सपोर्ट दे के आप वज़ीर आज़म बनाओ। उनकी लड़ाई ये है। मेरी लड़ाई ये है कि आपको इस दौर से बाहर होना हो। अवाम को छोड़ें। वो मुझे चुनते हैं, वो हाजी साहब को चुनते हैं, या वो मिसाल इन ड्रामों को चुनते हैं जो ड्रामे आज फौज जबरदस्ती लाके असेंबली में बिठा दिए है। तो और लेट और इसका ये तो हालात के तनाजुर में आप फैसले करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ये बात की, ये मैं आगाज नहीं, ये मैं एक रिपीट कर रहा हूँ। बादशाह खान बाबा ने अंग्रेज के खिलाफ ये तबला जंग बजाया था। खान अब्दुल वली खान ने इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये तबला जंग बजाया था। मैं तो वही इंशाल्लाह उठा के, चूंकि मैं सोच रहा था, या स्फंदार वली खान की ये ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान में पार्लियामान के अंदर रहते हुए अपने मुल्क और कौम के लिए कोई कुछ हासिल कर लें। हम तो वो लोग थे जो 2002 तक लोग आपसे अलग होना चाह रहे थे। बांग्लादेश वाले चीख रहे थे हमें अलग करो, और लोग चीख रहे हैं हमें आज़ाद करो। हम वो लोग हैं, हम चीख रहे थे कि हमें पाकिस्तान के नक्शे पे अपनी पहचान दो भाई, हमें अपनाओ। हमें अपनाने को तैयार नहीं थे हम भाई। बिल्कुल 9 मई वालों को हमारे से ना जोड़ें। हम हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन और हम एक थप्पड़ की मार भी नहीं है। जी इससे कबल ये भी कर चुके हैं कि मैप पे पाबंदी लगाई गई, उसका पाकिस्तान की जमहूरियत पे बहुत ज्यादा मंफी असर पड़ा। लेकिन इस वक्त ये है कि जिन चीज़ों की निशानदेही आप कर रहे हैं, इसके नताइज उसी तरह के खौफनाक होते हैं। तो वो इतने पाकिस्तान की सियासत से हटकर दीगर चीज़ों में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है कि अब उनको निकालना नामुमकिन की तरह नजर आता है। तो इसके लिए अमली जो काम है वो किस तरह का मुमकिन है ताकि उनके साथ लड़ाई भी ना हो इस तरह की कि उन्हें अपने आइन के हदूद में। देखिए, हमारा किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी किसी के साथ भाई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई अपने अवाम की है, और नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप मुझे डराए नहीं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, मुझे भी पता है बहुत मजबूत है। हम वो मार खा चुके हैं, हम कैद देख चुके हैं, हम जलावतनी देख चुके हैं, हम गोलियां खा चुके हैं, हम खुदकश बमबार खा चुके हैं, हम गद्दारियां खा चुके हैं। उन सब से तो हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और क्या करेगी?
तो लिहाजा वो जितनी जोरावर है हम उतने ही इंशाल्लाह अकीदे के साथ उठ के, और कभी तो ये होना है ना, ये इस बात के साथ अगर आप मुतफिक हैं कि हाँ आईनी तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, या मैं इसको टर्म दे देता हूँ एक नया मिल्टैब्लिशमेंट। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट इज नथिंग, मिल्टैब्लिशमेंट जो है अगर वो मजबूत भी है, लेकिन अगर गैर आईनी है तो ये इन रगों में वो खून है कि बादशाह खान ने कहा कि अंग्रेज बहुत मजबूत है। क्या ये मिल्टैब्लिशमेंट अंग्रेज से मजबूत है? नहीं, ये तो गुलाम है अपने गुलाम। तो अंग्रेज के खिलाफ जब हम कर सकते थे तो इनके खिलाफ। एक तारीख है, हिस्ट्री है, आप बड़े पासुई लोग हैं और आपकी एक जद्दोजहद की हिस्ट्री है। और आप ये जो बात आप कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि आप इन ताकतों को उठाकर बाहर फेंका जाए, जिन इदारों के अंदर इनका काम नहीं है उनसे। लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में हम ये देखते हैं कि जब पीडीएम स्ट्रगल करती है फैज रिजीम के खिलाफ, तो आप पीपल्स पार्टी के साथ चले जाते हैं जो अगेन एस्टेब्लिशमेंट के साथ हॉप नॉबिंग कर रही होती है, बातचीत कर रही होती है। इसी तरह अभी भी आपका मौक़िफ़ एक बड़ा क्लियर है, जो थांदी के हवाले से बड़ी आपने पर्टिनेंट बातें की हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में आप उन जमातों के साथ चले जाते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीमें हैं। तो क्या आप के मैसेज को कौम क्यों संजीदगी से ले कि आप पूरे मुल्क को लीड करेंगे, जबकि आप दोबारा उन्हीं लोगों से हाथ मिला लेते हैं जो उनके बंदे हैं? थैंक यू वेरी मच जी, और ये बहुत बुनियादी सवाल है। पीडीएम की जहाँ तक बात हो तो मैं फिर फॉर द रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि पीडीएम से हमें निकलवाया गया था। जो शो कॉज नोटिस, अगर आप सबको याद हो, एक शो कॉज नोटिस दिया गया था, और इंट्रा पार्टी मतलब कि कोई शो कॉज नोटिस कैसे एक दूसरी पार्टी को कोई शो कॉज नोटिस दे सकते हैं, और कोई मतलब कि वोटिंग में हम सब हिस्सा ले रहे थे उस वक्त, और हर पार्टी हिस्सा ले रही थी। जहां अभी की बात अगर आपने की तो देखिए, मेरी कौम जो है पुख्तून कौम, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ज़ात के मकरूज हैं हम। अगर हमने ये फैसला किया है कि हम आने वाले सदारती इंतखाबात में अपने वोट 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, वो हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को देंगे, तो इसमें हमारी सिर्फ 2 बातें हैं। नंबर 1 कि हमें वो चीज़ें याद हैं कि जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हमारी कौम के लिए की है। हमारा बहुत बड़ा मसला सूबाई खुद मुख्तारी थी है, और उसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हमारे साथ बिल्कुल डट के खड़े हुए और वो आइन पास किया। और अगर आज भी हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को सरदारती वोट दे रहे हैं तो इस उम्मीद पे कि जो पाकिस्तान में बातें चल रही हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई कुछ काम करेगा, तो इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जब तक साईं हाकिम अली जरदारी का फर्जंद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब होंगे तो 18वीं आईनी तरमीम को कोई नुकसान नहीं होगा। साहब, आपने हाफिज की बात की, पाकिस्तान में हर चौथा बंदा हाफिज है, तो किस हाफिज की बात कर रहे थे? और दूसरा, अस्करी पार्लियामेंट की आपने बात की, तो क्या मौजूदा वज़ीर आज़म भी अस्करी है? और आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या आपको ये डर नहीं है कि रात को आपके घर पे छापा भी पड़ेगा? थैंक यू जी। महमूद खान के कितने के पड़ चुका है जी, महमूद खान अच्छी की घर पर छापा पड़ चुका है। चलो जवाब। थैंक यू जी, आप आपके सवालात में सब जवाब है। अली खान साहब, आपने मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को बाहर निकालने की बात की, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का भी नाम लिया, तो आपका रास्ता क्या होगा? आप रोडों पे एहतजाज करेंगे या आप सुप्रीम कोर्ट? मुज़ाहिमत क्या होती है? मुज़ाहिमत तो ये भी हो सकती है कि हर किस्म की मुज़ाहिमत होगी, हर किस्म की मुज़ाहिमत होगी। अब्दुल्ला मोहम्मद डॉन से क्या आप समझते हैं कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ साल 2022 में अपने एतमाद की तहरीक लाई गई एस्टेब्लिशमेंट के, और उस मुलाकात में जो जनरल बाजवा साहब के साथ हुई थी, मेरे ख्याल में नायब हुसैन साहब भी मौजूद थे, क्या आप समझते हैं कि वो एक ऐसा बाय डिज़ाइन अप्रोच था जिससे इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दोबारा जिंदा किया गया? एक, और दूसरे कि अदब एतमाद की तहरीक के बाद आपकी रियासती इदारों के कुछ एहलकारों से मुलाकातें हुई थी, जिसमें आपकी पार्टी के कुछ लोग भी शरीक थे। क्या बातें वही हुए थे जिसमें उन्होंने उन बातों से? देखिए, मुलाकातों की अगर कोई बात होगी, मुझे तो नहीं पता, मैं तो उन मुलाकातों मीटिंग्स में मैं खुद नहीं था जो इस्लामाबाद में हुई है। देखिए, अगर हम अदम एतमाद पे जाके देखें, जो सबसे अदम एतमाद में एक पॉजिटिव चीज़ कि जो 15 साल प्लान था वो प्लान ख़त्म है। अगर वो अदम एतमाद ना हुआ होता, आज फैज़ वो होते, चीफ होते, इमरान आपका वज़ीर आज़म होता, और जो प्लान था वो सबके सामने खुला पड़ा है कि फिर सदारती निज़ाम आता और इमरान फिर सदर होता और
कौन सा एक और बाजवा है जो उसको बाजवा था कि पता नहीं कौन सा आगे उसके बाद कोई उसी रिजीम का कोई जर्नल था, उसने फिर आसिम बाजवा उसको फिर चीफ होना था। तो लिहाजा मेरे ख्याल में वो जो चीज था, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन दैट मैटर कि वो प्लान तो सारा उधर ही टस से मस हो गया। हम ये समझ रहे थे कि वो प्लान टस से मस हो गया, बीच में एक और बंदा आ गया, ये शायद इतना कर ले कि चले अवाम को अपना इख्तियार दे देंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो फिर बीच में बंदा आ गया और उसके होते हुए जो इंतखाबात हुए हैं, और मैं ये भी वजाहत चाहूँगा आपके सवाल में, मुझे ये भी बात वाज़ेह है कि कम से कम हमारा आर्मी चीफ ये भी वजाहत करे कि 7 दिन अमेरिका का दौरा जो उन्होंने लगाया इलेक्शन से पहले और अमेरिका में इनकी मुलाकातें हुई, उनमें क्या क्या मुलाकातें हुई और पाकिस्तान के लिए क्या प्लान लेकर आए हैं। हमें पता है, आपको पता है कि हमारे मुल्क में असल करते धरते कौन है। और फिर उनके आने के बाद जो इंतखाबात हुए और फिर दो इतने रोल मॉडल जिसको बिल्कुल सब ने बड़े फरिश्ते बना दिए, एक तरफ हमारा आर्मी चीफ, एक तरफ हमारा ये सुप्रीम कोर्ट चीफ, तो दोनों को फरिश्ते दिखा के उनके होते हुए जो इलेक्शन बदतरीन इलेक्शन हुए, पूरे कौम के हक पे जो डाका डाला गया है, वो मेरे ख्याल में कोई नहीं सोच पा रहा था कि शायद ये हो पाएगा। लेकिन जो बुरी तरह हुआ है, अब उसकी मेरे ख्याल चेकअप होना चाहिए। अच्छा, साहब ये फरमाइएगा कि महमूद खान चिकज़ई साहब भी यही फरमा रहे हैं और कल अख्तर मेंगल साहब ने भी पार्लियामेंट में ये कहा कि हमारे लोग मान ही नहीं रहे थे कि हम पार्लियामान की जानब चाहें और हम अपने नौजवानों को कायल कर रहे थे कि हमें पार्लियामान में जाना चाहिए। लेकिन इन नताइज ने उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया, हमारा मौक़िफ़ गलत है। क्या आप उनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? ये जो नताइज है, दूसरा सर ये जो तहरीक आप चला रहे हैं, इसमें क्या आप अपने पुराने दोस्त जो ज़रदारी साहब हैं और बोर्ड को इज्जत दो वाले हैं, उनको भी दावत दें? देखें, यहाँ पे मुझे आज मैं तैयार आया था इन सब चीज़ों के लिए। एक तो देखें, हमें जी हम जो भी हैं, हम आईनी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं। मैं ये फ़ख्री तौर पे कह सकता हूँ कि बादशाह खान बाबा ने 1921 में एक तहरीक का आगाज़ किया और इस तहरीक का बुनियाद ये था कि पुख्तून जो एक मॉब हुआ करता था, उस मॉब को एक कौम में ट्रांसफॉर्म करे और उस कौम को जमहूरी बनाए। अब बिल्कुल उनकी बात ठीक है, दूसरी तरफ से ये कोशिश हमेशा हुई है, अंग्रेज़ के वक्त में भी हुई है। अंग्रेज़ के जाने के बाद, पाकिस्तान के बनने के बाद वही आइडियोलॉजी इधर तक मेंटेन्ड है कि भाई इन कौमियतों को, वो अगर बलोच है, वो अगर पुख्तून है, तो इन कौमियतों को आप कौम नहीं बल्कि मॉब ही रखे। लेकिन नहीं, हम उसके फेवर में नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मैं आज भी कहूँगा कि आने वाले इंतखाबात या जब भी होंगे उसमें अवामी नेशनल पार्टी हर किस्म का हिस्सा लेगी। मेरा तो जो बात है वो ये है कि इंतखाबात में ये नहीं कि हम हिस्सा ना लें, हमें तो हिस्सा लेना है। जिनको नहीं लेना चाहिए वो हिस्सा ना ले, वो इससे पीछे हो जाए, वो अपना काम कर ले और इंशाल्लाह दावत मैं हर किसी को दूंगा। मेरा एक नुक्ता है, अगर इस नुक्ते पे मेरे साथ वोट को इज्जत दो वाले चलते हैं, अगर इस नुक्ते पे मेरे साथ पाकिस्तान कप पे चले, अगर इस नुक्ते पे मेरे साथ जो भी चलता है मैं उसके लिए राजी हूं, बल्कि मैं उसके पैर पड़ने को तैयार हूं। लेकिन मेरा वाहिद नुक्ता है और वो ये है कि फौज का किरदार खत्म होना चाहिए पार्लियामान से। केपीके की बात कर रहे हैं, आपने कर देख रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान देख रहे हैं, पूरे चारों सूबे देख रहे हैं, वहाँ पे तो मतलब आपने खुद कहा है कि पूरे मुल्क में एक ही हालत है, एक ही हालत है। इससे कैसे आप मतलब इसके छुटकारा कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये बहुत मुश्किल में काम होते हैं और ये भी याद रखें संजीदा लोग कम होते हैं और इंशाल्लाह कम संजीदा लोग ही मिलके इस कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। कतरा समंदर बनेगा और इंशाल्लाह ये समंदर इस निज़ाम को ठीक करेगा। जी बीबी, आपने कहा कि हम पाकिस्तान की मुज़ाहमत करेंगे, तो क्या ये मुज़ाहमत सिविल ना फरमाने की तहरीक में भी बदल सकती है? वक्त आएगा, वी हैव आवर ऑप्शंस। मैं ये क्वेश्चन ले लूं फिर आपको आता हूं। आई विल टेक दीस टू क्वेश्चंस। ये बताएं कि तहरीक चलाने की बात की है, तो तहरीक चलाने का कोई तरकीब होता है, पहला स्टेप आपका क्या होगा? हम अपने तय पे हम शुरू कर चुके हैं, हम स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह अपना तंजीम साजी भी कर रहे हैं, अपना नज़्म ज़ब्त भी ला रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी बतौर ख़ुद, मैं और सारे मेरे पार्टी के जो रहनुमा हैं, हम इंशाल्लाह अपने लोगों में जाके इन्हीं बातों की तशरीह भी बार बार करेंगे और फिर हम बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं, बाकी पार्टियों से भी मिल रहे हैं, बाकी कौमों से भी मिलेंगे और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब सब एक जुबा होके यही डिमांड करेंगे। और जब से आपने ये नारा बुलंद किया कि बार्डर जाओ, तो आया किसी ने आपसे राब्ता किया कि मुजाहिमत छोड़ दी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। राब्ता आप जो कह रहे हैं, क्या बात मैंने बात की?
दौरान कहा कुछ रास्ते हुए हैं, हालांकि आपने वो क्लियर नहीं किया कि सियासी राब्ते जी, हम तो सियासी लोग हैं, सियासी राब्ते होते हैं। किसी का सवाल है सर, हम फॉर्म 45 47 में उलझे हुए हैं और पार्लियामेंट भी आजकल जो कुछ हो रहा है कौम के सामने है। इस वक्त कच्चे के डाकू बहुत एक्टिव है सर, और रोजाना दर्जनों कंटेनर्स के ऊपर फायर। आपको कच्चे वालों की डर है, मुझे पक्कों वालों की डर है। थैंक यू।